A very, very good afternoon to all my dear friends, to all my dear buddies, to all my dear students. So we are here meeting after a very long back with the new syllabus of Organization of Commerce and Management. So you all know very well that कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर्ड वगैरह यूज़ करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा मजबूरी है, तो एडजस्ट कर लेना. जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना. एंड अभी आपके सामने 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 का सिलेबस मैंने रखा हुआ है. ठीक है ना. आपका जो पहला लेसन है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ये PRIN की पावर E, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. देखो अब ना बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में रह गए ज़बरदस्ती ना जैपनिंग इंग्लिश ठोकते हैं. वो बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो वो सब नहीं चलेगा. सिंपल अच्छा प्रोनाउंसिएशन दो. जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीन्स कि एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है. देन यू हैव अनदर वन विच इज़ बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज इस लेसन में आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ने वाले हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अपना इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट वन इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो आपके ऑनलाइन बिजनेसेस आते हैं, जिसमें ई बिजनेस हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया एक्सेट्रा, पेमेंट गेटवे वगैरह. यही 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं. मैं आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे दूंगा. एंड देन आपका आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि एक जो बिजनेस होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके सोसाइटी के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके कंज्यूमर्स के लिए, एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए. ये आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. देन यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. गाइज लेसन का नाम तो इतना ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेकिन मैं ना इसके आगे जोड़ देता हूँ ताकि हमको लेसन के नाम के साथ ही इसका एक्ट भी याद हो जाए, और वो है 1986. ठीक है ना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एंड लास्ट वन इज योर मार्केटिंग. मार्केटिंग में आप पढ़ने वाले हो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. जैसे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या हो सकते हैं, रीजनल लेवल हो सकता है मार्केटिंग का, इंटरनेशनल लेवल हो सकता है मार्केट का, जैसे आपका टाइम बेस्ड हो सकता है, एरिया बेस्ड मार्केट हो सकता है. और मार्केटिंग में आप क्या पढ़ोगे, पीज होते हैं, मतलब 4 P's, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइज एक्सेट्रा. और सीज होते हैं, और पीपल हो गया पी से, और अपना पी से पैकेजिंग हो गया. तो ऐसे कुछ पीज होते हैं और कुछ सीज होते हैं जो आप पढ़ोगे. सीज में क्या क्या आ जाता है, आपका कंज्यूमर आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, आपका कन्वीनियंस आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है. ये 4 C's हो गए आपके. तो बहरहाल हम लोग अभी ये सारे लेसन स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं. हम लोग अभी ये सब पढ़ने वाले नहीं हैं. हम लोग को पहले वी हैव टू गेट्स टू नो दैट व्हाई वी लर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ये लेसन ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट. ठीक है ना. तो आज का काम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के साथ. आज का काम हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट के साथ, दैट व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट. अच्छा, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं बताने से पहले आपको एक छोटा सा जोक बताना चाहूँगा. इस लॉकडाउन के पीरियड में एक मैडम जी रहती हैं, एक फीमेल, और वो जाती हैं सब्जी की दुकान पे. वो बोलती हैं कि मुझे ना 2 किलो सब्जी दे दो. दुकानदार ने फटाफट पैक किया और बोला ये लो, ले जाओ. मैडम जी ने सब्जी ली, पैसे दिए, और मैडम जी ने बोला देखो भैया सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए. वो हॉकर ने यानी दुकान वाले ने बोला मैडम जी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी है. मैडम जी ने बोला अगर ये सब्जी खराब रहेगी ना तो पकाने के बाद भी वापस ला कर दे दूंगी आपको. तो उसने बोला हाँ जी मैडम, और 2 रोटियां भी ले आना साथ में. अच्छा ठीक है. तो ये दिस वॉज जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लेक्चर. एक जोक था छोटा सा. अब जरा सोचो कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, व्हाट्स द रीजन. गाइज आप बिजनेस में ना बहुत अच्छी अकाउंटिंग कर सकते हो. might be possible that you have a great knowledge about your financial position and how to manage the finance in a business, and you will learn in BK. Might be possible that you have a good knowledge about your competition and about your market. ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लोगे. बट बच्चा, until and unless you don't know how to manage your own business, you are not going to be a successful businessman. आपको पता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है. बस यही डिफरेंस होता है. जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है,
वो अपने बिजनेस को मैनेज प्रॉपरली करता है। यहाँ पे हम लोग जो भी बिजनेस की बात करने वाले हैं वो सब बहुत बड़े बिजनेस होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो है सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग बिग। यहाँ पे कोई लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले की बात नहीं होने वाली है जो खुद ही काम करता है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ गाइज। What's the difference between the big business and a small business? So there are many people those who used to think that कि बड़ा बिजनेस वो होता है जिसमें ना बहुत सारा पैसा लगा होता है। हो सकता है ऐसा सोचे लोग, या बड़ा बिजनेस वो होता है जिसमें ना बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। बट गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस आप ऐसे ही समझ जाओ। इवन अ सिंगल ब्रांच, अ पर्सन इज ऑपरेटिंग अ सिंगल ब्रांच, बट उसने एक सिस्टम बना दिया है और वो सिस्टम उसके नहीं रहने पे भी काम करता है। बस इसी को बोलते हैं बड़ा बिजनेस। अब वो जो सिस्टम होगा ना, जो वो बंदा नहीं है, से फॉर एन एग्जाम्पल एक क्लास के ओनर हैं, अगर वो 15 दिन के लिए गांव भी चले जाते हैं तो भी उनका क्लास वैसे ही रन करेगा जैसे कि उनके रहने पे कर रहा था। इसी को बोलते हैं बिग बिजनेस। मतलब जो बिजनेसमैन है उसके ना रहने पे भी बिजनेस वर्क करेगा। और ये कैसे करेगा? क्योंकि उसने एक सिस्टम बना दिया है और इसी सिस्टम का नाम है मैनेजमेंट। तो राइट नाउ यू आर गोइंग टू गेट टू नो दैट के क्या होता है मैनेजमेंट और बिजनेस में ये क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आप एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, आप अच्छा फाइनेंस कर सकते हो, आपको मार्केट की नॉलेज हो सकती है, बट आपके बिजनेस को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, हम लोग लेसन को ही नहीं समझते हैं और फिर उसके आगे सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेसन का सब्जेक्ट का नाम ही नहीं समझते। तो ये रहा आपके सब्जेक्ट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर मैं इसको छोटा छोटा करके समझाऊं तो मैं कुछ ऐसे समझाऊंगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर ही मैंने बताया था, बट फिर से बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेयर पीपल वर्क टुगेदर। ये हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। गाइज मेरे को बोर्ड पे लिखने की आदत है, एज यू नो वेरी वेल। अभी इसको ऐसे झेल लो थोड़ा सा, हाँ प्लीज़, बाद में मेरे को चिल्लाना नहीं। ऑफ का मतलब तो सबको पता है। ऑफ का मतलब क्या होता है बोलो मेरे को? ऑफ का मतलब होता है के को भी लिख देता हूँ आपके लिए, नहीं तो आप बोलोगे काकी के काका, तो ऐसी हरकत मत कर देना। कॉमर्स में क्या क्या आता है? 11th में पढ़ा था, याद करो। इंडस्ट्री एंड बिजनेस दोनों कॉमर्स के अंदर आता है। तो कॉमर्स मीन्स वॉट? ट्रेडिंग, बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल इंक्लूडिंग कॉमर्स। एंड ये जो एंड है ना, इसका मतलब क्या होता है बोलो मेरे को? इसका मतलब होता है और। इसका मतलब क्या होता है बोलो? ज़ोर से बोलो, क्या होता है? खुद से बोलिए, खुद से सुनना, ओके? और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैं ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं। जो 11th में मुझसे पढ़ चुके हैं, दे ऑल नो वेरी वेल। तो अब उनको एक रीकैप हो जाएगा। वो ये ना सोचे दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए एक रीकैप्चुलाइजेशन है ये, बस। ठीक है ना? चलो, तो मैनेजमेंट का पीपल होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग द, देखो फिर बोर्ड राइटिंग आ रही है, बोर्ड राइटिंग आ रही है, जो बच्चे मुझे लिखते हुए देख चुके हैं, बट अभी मैं बुक पे लिख रहा हूँ तो मैं ध्यान से लिखूंगा। गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेना। देखो पेन भी छूट रहा है बार बार मेरे हाथ से, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं बुक और पेन लेके लिख रहा हूँ। माइट भी पॉसिबल मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप है ना ध्यान देना थोड़ा सा, ओके? ये पूरा दिख रहा है आपको ठीक से, तो ये देख लो ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो ये लेसन के नाम का मतलब, सॉरी सब्जेक्ट के नाम का मतलब हो गया आपके। और अब मैं जो है ना स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ योर जस्ट फर्स्ट लेसन। तो अगेन आई टोल्ड यू कि बिफोर लर्निंग एनी लेसन वी शुड गेट्स टू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द लेसन। उस लेसन के नाम को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अभी जो मैं देखने आ रहा हूँ वो क्या देखने आ रहा हूँ मैं? प्रिंसिपल। क्या देखने जा रहा हूँ बोलो? मैं प्रिंसिपल ऑफ एम और MANG की पावर T, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका इंट्रोडक्शन पहले देखो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मालूम है?
प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बोलो? सिद्धांत। अभी गाइस देखो, मैं ना थोड़ा उल्टा सीधा लिख सकता हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। ये रहा आपका सिद्धांत। अभी समझ जाओ, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। सिद्धांत मीन्स व्हाट, आप समझ गए होंगे। ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, का, की, के, को, जो भी बोलो। और मैनेजमेंट मतलब आपको पता है, देखो यहाँ देख लो, देख के समझ जाओ, ठीक है। अब ये लेसन क्यों बना, काय को बना, किसके लिए बना, और क्या खोटा पटेली किसने किया, वी ऑल विल गेट्स टू नो इन दिस ओनली। अब इसमें ना, इस लेसन में पहला आपको क्वेश्चन क्या आता है पता है क्या? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अरे सॉरी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपको? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मुझे एक बात बताओ, अभी आपको यही नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब अगर मैं आपको उसमें ये पढ़ाऊँ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो समझ में आएगा क्या? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ना। अभी मान लेते हैं ऐसे एक मेरी स्टूडेंट है, नाम है उसका शशिकला। अभी शशिकला, इंपॉर्टेंस ऑफ शशिकला। अब व्हेन यू डोंट नो दैट हु इज शशिकला एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू, व्हाट काइंड ऑफ जॉब शी यूज्ड टू परफॉर्म, until and unless you gets to know these things, how you gets to know the importance? जब तक यही नहीं पता चलेगा कि who is she, who is कलावती, आपको पता ही नहीं कि कलावती कौन है, तो how you gets to know the importance of कलावती? नहीं पता चलेगा ना, कॉमन सेंस से। तो अभी बोलने का मतलब ये कि जब तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा, अपने को ये भी नहीं पता चलेगा ना कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन, ये लेसन का नाम है, मैंने सड़ू सा लिखा हुआ एकदम, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं ना, वो बिंदास मेरे को झेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन आपको क्या आएगा, कोई पूछेगा तो चुपके से बोलने का, धीरे से बोलने का, जोर से नहीं बोलने का। और वो लेसन आएगा, सॉरी क्वेश्चन आएगा आपको फीचर्स। अच्छा, फीचर्स बोलो या नेचर्स बोलो, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, बात सब की सब एक ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? अरे मैनेजमेंट, MANG की पावर T, मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो गाइज पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, जो 11th में पढ़ चुके हैं उनको भी, और अभी बता रहा हूँ जो 12th में नए लेक्चर्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। मीन्स कि मैं आपको इतना बोलूँगा ना कि यू जस्ट फोकस ऑन योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। लाइक आप OC पे इतना ध्यान मत दो, आप इको पे ध्यान दो, आप BK पे ध्यान दो, आप अपना SP वगैरह पे ध्यान दो। ये सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान दो जितना मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं इसकी कहानी। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या आएगा मालूम है? सेकेंड क्वेश्चन आपका यही है, 14 प्रिंसिपल, अरे यार चलो ठीक है, झेल लेना इसको, ठीक है। L की पावर E, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं कि क्या है। एक बार ये देख लोगे ना, तो आप उसके बाद, ये मैनेजमेंट नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये गलत है। फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। अच्छा, तो पहले 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पता चलेगा, तभी तो फीचर्स पता चलेंगे उसके। अभी यही नहीं पता चलेगा तो ये कहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट्स टू नो कि ये क्या होता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे। तो ठीक है, आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, ये किसने दिया, कहाँ से दिया। बेटा मैं बताता हूँ आपको कि ये बात है 1841 की। बात कब की है बोलो? ये 1841 की। 1841 में फ्रेंच में एक जीव, मनुष्य पैदा हुए, एक मनुष्य पैदा हुए 1841 में, और इनका नाम कुछ और नहीं था, इनका नाम था हेनरी फेयोल, ठीक है ना। हेनरी फेयोल इनका नाम था। पता है, ये एक
फ्रेंच, अरे बाबा माइनिंग, फ्रेंच माइनिंग, भाई इंजीनियर था बंदा, अरे बाप रे बाप, इंजीनियर था ये, और कॉमर्स में इतना रोल प्ले किया। अब ज़रा आप सोचो कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था ये बंदा, इसको हाईलाइट कर लो। वैसे जो भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक पब्लिश्ड हुई थी 1916 में। एक बुक लिखा था इन्होंने, वो पब्लिश्ड हुआ था 1916 में। अब 1916 में जो इन्होंने बुक लिखी और वो पब्लिश्ड हुई, उस बुक का नाम था, पहले आप सब मेरे साथ बोलेंगे जनरल, क्या बोलेंगे, बोलो जनरल, हाँ गुड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखो फिर मैं अपनी औकात पे उतर आया हूँ और फिर से मैंने ना बोर्ड राइटिंग लिखना शुरू कर दिया है, तो आप लोग समझ सकते हो मेरे को आदत है कैपिटल लेटर में लिखने की। ये बुक का नाम है बाबा, कब पब्लिश हुआ था, 1916 में। अच्छा एक बात नोट करने वाली है, मैं आपको बता दूं, ये बंदा मरा भी तो होगा ना, जाहिर सी बात है, जो चीज़ पैदा होती है उसकी मृत्यु होती है। बंदे की डेथ हो गई थी 1925 में। बेटा ज़रा सोचो, बंदा पैदा हो रहा है ना 1841, मर रहा है 1925, उससे 9 साल पहले इसने अपनी बुक लॉन्च कर डाला। हमारे जवान बच्चे बोलते हैं कि मैं क्या करूं यार, ये इतने वक्त में तो बूढ़ा ही हो गया था ना, इतने वक्त में तो बूढ़ा हो गया था, और अब इसने लॉन्च किया अपनी बुक और देखो मर गया 9 साल बाद। सोचो मरने से 9 साल पहले इसने ऐसी चीज़ दे गया कि आज तक ज़िंदा है और आज तक इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए इट्स टू लेट, हमेशा एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो बहरहाल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने ये बुक लिखा था और इस बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है ना। 1841 हेनरी फ्योल, 1841 हेनरी फ्योल, और हेनरी फ्योल ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने इस बुक में दिया था 14 प्रिंसिपल। तो आपके टोटल, देखो फिर गड़बड़ हो गई, टोटल आपके, चलो इसको शॉर्टकट में कर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, अगर कोई पूछता है तो चुपके से उसके कान में जाके उसको बोलना टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 है। टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने आपके, 14 है, ठीक है ना। अब इससे पहले किसी ने नहीं दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसीलिए इन्हीं भाई साहब को, मिस्टर हेनरी फ्योल को ही कहा जाने लगा। क्या गाली देने लगे? नहीं नहीं, गाली तो आप लोग दे रहे हो, क्यों दिया 14 प्रिंसिपल। इसको कहा जाने लगा फादर, अरे पूरा बोलने दो, अपने आप से कुछ मत बनाओ, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, MNGT शॉर्टकट। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन बन गए हमारे, हेनरी फ्योल। फिर से बोलना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन, हेनरी फ्योल। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन, हेनरी फ्योल, ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत हुई इस लेसन की, अभी हम लोग जस्ट पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल। बुक कब लिखी थी इन्होंने, 1916 में, एट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और उसमें उन्होंने दिया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब वो 14 प्रिंसिपल क्या थे, सबसे पहला प्रिंसिपल था आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या था, बोलना ज़ोर से बोलना, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स वॉट एवर job has to be performed in the organization should be distributed among the different kind of people. It will create an specialization. इससे क्या आएगा बोलो, इससे क्या आएगा बोलो, डिवीज़न ऑफ वर्क करने से क्या आएगा बताओ मेरे को। डिवीज़न ऑफ वर्क करने से जॉब में स्पेशलाइजेशन आएगी। से फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट टीचर्स आर अवेलेबल टू टीच यू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक ई को पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं, बी के पढ़ाने के लिए उनके एक्सपर्ट्स हैं, और ओ सी के लिए तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, एकदम आसान सब्जेक्ट है यार, कोई भी पढ़ा सकता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैं तो ओ सी क्यों पढ़ाता हूँ पता है क्या,
क्योंकि मुझे ना बच्चों से बहुत टाइम पास करना रहता है। आपको पता है डिग्री लेवल पे मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, आई डोंट यूज टू टीच एनीथिंग एल्स। हाँ, इको भी ले लेता हूँ डिग्री लेवल पे, बट क्या है ये छोटे लेवल पे ना बच्चे रहते हैं, बहुत मजा आता है टाइम पास करने, इसीलिए मैं इजी सब्जेक्ट लेकर ना फुल टाइम पास करता हूँ, टेंशन ही नहीं कुछ। तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, एक सब्जेक्ट एक सर पढ़ाएगा, एक सब्जेक्ट एक सर पढ़ाएगा, एक सब्जेक्ट एक सर, काम बढ़ गया ना। एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, आपके पास इतने जो है एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, बट उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं होता। डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल ने बोला कि बाबा काम को अलग अलग लोगों में बांट दो, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। जैसे मैं आपको ओसी में बहुत सारे एग्जाम्पल देके पढ़ा सकता हूँ, इको के टीचर आपको इको में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देके पढ़ा सकते हैं, वो तो फिलहाल भगवान है आपके इकोनॉमिक के। तो बीके के टीचर तो समझो फाउंडर ऑफ बीके बनेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है एक ही सब्जेक्ट जब एक टीचर पढ़ाता है तो, ओके। एंड सेकेंड आपका मैं बताऊंगा आपको अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या, बोलो फिर से बोलो, पावर। अथॉरिटी मीन्स व्हाट, पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या, बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जवाबदारी, जिम्मेदारी, जो आजकल कोई लेता ही नहीं बाबा। अथॉरिटी म्हणजे काय, पावर, इख्तियार। अथॉरिटी मीन्स व्हाट, इख्तियार। दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतज़ार में। ए शायरी पे ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मीन्स व्हाट, जवाबदारी। जवाबदारी मीन्स व्हाट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। आप इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हो, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट, जवाबदारी, जिम्मेदारी। इस सड़ू राइटिंग आ रही है बाबा, झेल लेना। हाँ चलो, तो ये हो गया आपका अथॉरिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सी बड़ा एग्जाम्पल देके बताऊँगा। पावर, ऑर्गेनाइजेशन में जो जिस पोस्ट पे है उसकी उतनी ही पावर होनी चाहिए और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक टीचर के पास ये पावर है कि टीचर स्टूडेंट्स को पनिश कर सकता है, लेकिन ये पावर होने के साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाए। अगर वो पढ़ाता नहीं है तो वो अपने पावर का मिसयूज़ करेगा। से फॉर एन एग्जाम्पल, देखो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, किसी से शेयर मत करना। हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर ना पास है ना अथॉरिटी बहुत है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो यार वो। और पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन उसके पास पावर कुछ नहीं है, तो वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मतलब ये एक शोल्डर है, ये सॉरी 2 शोल्डर है एक पर्सन के, ये 2 शोल्डर है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक आदमी के 2 कंधे हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जितनी पावर है उतनी जिम्मेदारी है, और जितनी जिम्मेदारी उतना पावर है। अगर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर पावर ज़्यादा होगा, अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, तो वो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और पावर कुछ नहीं होगा, तो वो बंदा अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा वो। सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स के आपको एक ही बंदा आपको ऑर्डर देना चाहिए, अलग अलग लोग आके आपको ऑर्डर देंगे तो आप, मतलब एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय को 4 बॉस आके ऑर्डर देके जा रहे हैं, तो क्या वो लोग ठीक से काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो देयर शुड बी अ 1% टू गिव एन ऑर्डर। ए बाबा, कमांड म्हणजे काय? कमांड म्हणजे कोई पूछा ना उसे कान में जाके स्लो से बोलने का ऑर्डर। फोर्थ बोलेगा मैं तुम्हारे को, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद मैं बोलेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ व्हाट? डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? मीन्स एक ही बंदा सबको डायरेक्ट करना चाहिए। अभी ओसी मेरे अलावा और कोई लोग पढ़ाएंगे तो आपको, अब हो सकता है भाई ओसी मेरे अलावा कोई दूसरा पढ़ाने आया, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ा रहे, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि यार वो सर कुछ और पढ़ाते, ये कुछ और पढ़ाते, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, मतलब दोनों का समझ में नहीं आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक सब्जेक्ट एक ही बंदा टीच करना चाहिए, सारे एम्प्लॉय को एक ही सीनियर ट्रेन करना चाहिए। अलग अलग सीनियर अगर ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉय विल गेट कन्फ्यूज टू हुम टू फॉलो। मैं किसको फॉलो करूं, इस बात को लेके एम्प्लॉय हो जाएगा कन्फ्यूज, ठीक है ना। पक्का। चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी आगे।
फिफ्थ देखो, मैं कोई अच्छा ये कोई सीक्वेंस में नहीं होता है प्रिंसिपल, कोई प्रोसीजर नहीं है ये कि मतलब एक के बाद दूसरे आना चाहिए, आप आगे पीछे ये कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे मैं अगर आपको बताने जाऊँ आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो वो है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मैं छोटे छोटे पहले बता देता हूँ आपको। अब मैं लेना ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मत पूछो मेरे से कोई पूछो ये सर ये कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अरे मत पूछो। लिसन, मैं एक ना हिंदी में एकदम आपको समझाता हूँ। हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। हर आदमी की एक जगह होनी चाहिए और हर आदमी अपनी जगह पर होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर शुड बी नहीं इंग्लिश में नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैनेजर का एक ऑफिस होना चाहिए कंपनी के अंदर और मैनेजर उसकी ऑफिस के अंदर होना चाहिए। पता चला मैनेजर का ऑफिस तो बना के दिया है पर वो भाई साहब मैडम के ऑफिस में घुसे रहते हरदम, चलेगा? काम कर पाएगा वो? सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो हर आदमी की एक जगह होनी चाहिए और हर आदमी अपनी जगह पर होना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। दूसरा, हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जिस चीज़ को जिस इस्तेमाल के लिए लिया गया उसका वही इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि मान लो हमारे एक स्टूडेंट है हमारे स्टूडेंट कौन है, मान लो हमारे स्टूडेंट है मिस्टर राघव नहीं मिस्टर आई फॉरगेट हिज नेम, ही इज़ अ गुड पर्सन, हाँ ध्रुवा, या हिज नेम इज़ ध्रुवा। तो मिस्टर ध्रुवा जो है ये एक कंपनी चलाते हैं और नहीं सॉरी कंपनी नहीं चलाते हैं, मान लो ऐसे कि कंपनी में डिलीवरी बॉय हैं। तो कंपनी ने इनको ना बाइक खरीद के दिया है कि आप गुड्स डिलीवर करने जा सकते हो। और ये भाई साहब वो गुड्स पे मैडम जी को लेके, वो बाइक पे मैडम जी को लेके घूम रहे, तो बाइक का मिसयूज़ हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं बाइक जिस चीज़ के लिए ली गई थी उसका उसी चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। कहाँ पता चला भाई पिज़्ज़ा कंपनी में काम कर रहे, पीछे डब्बा रखा हुआ है पिज़्ज़ा के लिए और डब्बे के अंदर मैडम को डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवा गलत कर रहा है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं ना आपको यहीं पर है ना नेक्स्ट बताता हूँ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ बताता हूँ आपका प्रिंसिपल। और सिक्स्थ प्रिंसिपल आपका जाएगा मैं छोटे छोटे पहले बता रहा हूँ आपको। डिसिप्लिन, सिक्स क्या बताऊँगा मैं आपको, बोलो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? आई सर डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं मालूम हम लोग को, तुम क्या पढ़ा रहे हो? तो डिसिप्लिन का मतलब होता है द एम्प्लॉई शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द फुल ऑफ रिस्पेक्ट। बात खत्म। जो भी कंपनी के रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना। सेवेंथ में आपको बताऊंगा रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है कि अच्छा रेमुनरेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ इक्विटी, ठीक है ना, फिर देखते हैं रेमुनरेशन का मतलब समझता है कि नहीं। इक्विटी मीन्स हर इंसान बराबर है, सबका मन बराबर है, किसी तरह का कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, काला गोरा महाराष्ट्रियन एंड पंजाबी ऐसा नहीं होना चाहिए, वट एवर इज दैट, महाराष्ट्रियन एंड यूपी बिहार एंड ऑल एवरीथिंग। तो इक्विटी, देयर शुड बी एन इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि सब इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, ठीक है ना। तो इक्विटी। अच्छा अब रेमुनरेशन बोले तो सैलरी, तो मतलब अभी रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सबका सैलरी बराबर होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? एकदम सैलरी सबका इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? अरे इंसानों, सैलरी कैसे इक्वल होगी? जो अच्छा काम कर रहा है उसकी ज़्यादा सैलरी होगी, जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा है एज कंपैरेटिवली गुड परफॉर्मर उसकी सैलरी लेस होगी, ठीक है ना। सो द सैलरी ऑफ अ रेमुनरेशन ऑफ अ एम्प्लॉइज डिपेंड ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस। इफ दे परफॉर्म वेल दे आर गोइंग टू गेट कमीशन, इंसेंटिव एक्सेट्रा, ओवर टाइम अवेन्यूज, यानी अपॉर्चुनिटी। अवेन्यू मीन्स व्हाट? अपॉर्चुनिटी। एंड अगर वो लोग परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको उतना अर्निंग नहीं होगा, सिंपल। ये था आपका रेमुनरेशन और ये इक्विटी। अच्छा सर अब ये है तो 14 प्रिंसिपल और हम लोग अभी तक 8 देखें, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि 90% जो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा 14 एक साथ ना याद करें, पहले ये याद कर लें। और इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे स्केलर चेन है, सेंट्रलाइजेशन है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स या एस्प्रिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और इनिशिएटिव है, ये अलग अलग और भी प्रिंसिपल हैं जो मैंने अभी आपको बोला। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। तो अभी हम लोग जो है ना ये 14 पे
इनफ कर दें। ये 14 प्रिंसिपल के से पहले पूरा करने से पहले ये 8 प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ो। और प्लीज़, मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ इस बार, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट के इतना स्पीड जाने की आदत नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट हो गया। आप ये सारी चीज़ें एक बार देख लो ध्यान से, जो भी हमने पढ़ा है अभी। ये आपका 12th का है, एक इसको नोट डाउन ज़रूर करना प्लीज़, बिकॉज माइट बी यू ऑल डोंट अवेलेबल द सिलेबस विथ योर सेल्फ, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस, और ये आपका फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। सो गाइज, today just I am doing enough with this only, and definitely I will try to make another video as earlier as possible, and you will get to know this. Whatever doubt do you have, please ask through any medium, but don't feel that के यार मैं लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाऊँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना मैं लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाऊँगा, ये वही लोग होते हैं बेटा जो बाद में ये बोलते हैं कि यार लॉकडाउन की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, और पहले बोलते लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये सब मत करो प्लीज़, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, आपकी एज रुक रही नहीं है, आपका टाइम जा रही है। एवरी मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओके, टुडेज दिस स्मॉल lecture is over here. We'll meet on our next lecture with a new topic. Till then, bye and take care guys. Bye bye.